हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको हम इतिहास सब्जेक्ट से कंप्लीट करने वाले हैं। ये हम यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पहले कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के सारे टॉपिक, सारे वीडियो आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूं, तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सारी लिंक आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण एवं सामाजिक धार्मिक आंदोलन में पार्ट बी है। इसके पहले हम 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हम उसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित किया जिसमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये है देव समाज। इसने आर्थिक सामाजिक सुधार को क्रियान्वित किया था जिसमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में मद्रास में वीरे शालिंगम पोतलू के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विधवाओं की दुर्दशा समाप्त करना, देवदासी प्रथा का विरोध करना और महिलाओं की आर्थिक उन्नति करना था। 1909 में पुणे में जी के देवधर और रमाबाई द्वारा पूर्ण सेवा सदन की स्थापना की गई थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा महिला सुधार हेतु स्थापित किया गया था, जबकि जो देव समाज है इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। इसका दृष्टिकोण धार्मिक था और इस आंदोलन ने अपने अनुयायियों को सामाजिक आचार संहिता एवं नीति शास्त्र अपनाने पर जोर दिया था। इन संगठन के द्वारा महिला उत्थान की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एक ईश्वरवादी सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे विलियम एडम। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी थे। इनने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन मिशन 1821 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं थे? तो इनका नाम हो जाएगा जोशुआ मार्शमैन, जबकि विलियम केर, मोंटाम्बट और विलियम वर्ड, इनका संबंध है बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से। विलियम केर, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित थी। अरे ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना, ए वाला गलत है। और बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय की स्थापना 1800 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन प्रमुख हैं, इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा स्थापित प्रेस द्वारा 1800 ईस्वी से 1832 के मध्य लगभग 2,12,000 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। कौन नहीं थे इनमें? जो मूनतला वट हैं, ये इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, दयानंद सरस्वती निम्न किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? जो दयानंद सरस्वती हैं ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बहुदेववाद के थे और सर्व देववाद से संबंधित विचारों के विरोधी थे, लेकिन गाय के प्रति पूज्य भाव के विरोधी नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। वैदिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, मंत्र तंत्र, झूठे कर्मकांडों के विरोधी थे। दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों में गाय के प्रति पूज्य भाव पर बल दिया गया था। उन्होंने गौरक्षणी सभा की भी स्थापना की थी।
निम्नलिखित में से कौन एक पार्श्वविद ओरिएंटलिस्ट नहीं थे? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स ग्रांट, ओरिएंटलिस्ट नहीं थे, पाश्चात्यविद नहीं थे, जबकि H.T. कोलब्रुक थे, विलियम केर थे और जेम्स प्रिंसेप थे। H.T. कोलब्रुक, विलियम केर और जेम्स प्रिंसेप तीनों लोग पाश्चात्यविद थे, जबकि जो चार्ल्स ग्रांट है वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पार्श्वविद हो जाएंगे कोलब्रुक, विलियम केरे और जेम्स प्रिंसेप, जबकि जो चार्ल्स ग्रांट है वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सामाजिक आंदोलन बताने हैं, किसने क्या प्रारंभ किया। जैसे परमहंस मंडली है, वह महाराष्ट्र से संबंधित है, परमहंस मंडली। फिर आती है कायस्थ सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। सरीन सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी, और जो श्री नारायण धर्म परिपालन सभा है, इसकी स्थापना केरल में स्थापित की गई थी। परमहंस मंडली महाराष्ट्र से संबंधित है, कायस्थ सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश, सरीन सभा पंजाब और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा की स्थापना केरल में की गई थी। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हो जाएगी मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के द्वारा देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इस आंदोलन में इन्होंने स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त किया था। नेक्स्ट आते हैं 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो ये है स्वामी शिवदयाल सिंह के द्वारा। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम, जिन्हें शिवदयाल साहिब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने की थी। इसका उद्देश्य एक ईश्वर में विश्वास, धार्मिक एकता, सामाजिक जीवन में सरलता एवं समाज सेवा पर जोर देना था। नेक्स्ट आते हैं आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। अल्प आयु में ही मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। 1861 में इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु माना, वहीं पर वेदों का अध्ययन किया। अपने गुरु से पृथक होकर इन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता एवं भाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया और सर्वप्रथम मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो टी माधव राव के द्वारा की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी टी माधव राव के द्वारा। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। टी माधव राव के द्वारा 1888 में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी टी माधव राव ने। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया है? तो ये रामकृष्ण परमहंस में किया गया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीके से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उन्हें शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रचलन भी किया था कि जीव शिव है। नेक्स्ट आती है जाति में मानसा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु केरल के इजवा एक अस्पृश जाति से संबंधित थे। श्री नारायण गुरु ने अपने से नीचे जातियों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विवाह संस्कार, धार्मिक पूजा और अंत्येष्टि आदि के कर्मकांडों को सरल बनाया। श्री नारायण गुरु को अस्पृश्य जातियों को पिछड़ी हुई जातियों में परिवर्तित करने में विशेष सफलता मिली थी। इन्हें जाति मीमांसा का लेखक माना गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता एवं लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण
प्राप्त हुई थी तो ये हुई थी एनी बेसेंट के द्वारा। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफल तथा लोकप्रिय मुख्य रूप से श्री एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई थी। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी गई, जहां हिंदू धर्म, पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चलकर 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्यों को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो ये है भारत के युवाओं की शिक्षा के लिए इनको भरपूर समर्थन मिला था और स्वीकृति प्राप्त हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना एक रूसी महिला हेलेना पेट्रोवना ब्लावास्की, जो कि रूसी थी, और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल स्टीव ऑलकॉट ने की थी। इस सोसाइटी के अनुयायी हिंदू धर्म, जो कि एक राष्ट्र धर्म था, और बौद्ध धर्म, जिससे प्राचीन धर्मों को पुनर्जीवित कर उन्हें मजबूत बनाने की वकालत की गई थी। वे पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे और सांख्य उपनिषदों के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना का समर्थन करते थे और भारत के युवाओं की शिक्षा के कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है? ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय जनता से कहा था, तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो कि लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हैं, वे गोपाल हरि देशमुख हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे दयानंद सरस्वती। इनका संबंध है आर्य समाज से। किससे है? दयानंद सरस्वती आर्य समाज से हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार से संबंधित हैं। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है और राजा राम मोहन राय का संबंध है ब्रह्म समाज से। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार से संबंधित हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से और देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध है तत्वबोधिनी सभा से। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक एक गांव में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक एवं हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 17 वर्ष की आयु में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है बताना है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है एनी बेसेंट। बस 1875 में देखो, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की है। 1875 में मैडम HP ब्लावास्की एवं जर्मन रूसी रक्त महिला ने थियोसोफिकल सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी थी। कर्नल ऑलकॉट भी इससे मिल गए थे। 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप अडेयार में स्थापित किया था। 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो गई। बाद में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता बनी, ये अध्यक्षा की। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? तो जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं,
इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि विभिन्न उपाधियां दी गई हैं। राजा राम मोहन राय निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता थे। 19वीं शताब्दी का कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलन ऐसा न था जिसके प्रारंभ में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने सहयोग न दिया हो। इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन दिया था किनको? स्त्री शिक्षा को, विधवा विवाह को और बाल विवाह को विरोध किया था। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री और अध्यापक थे तथा कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी थे। इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध का समर्थन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक विद्वान बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक भी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बारामठ, बेल्लूर एवं अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया था। नेक्स्ट आते हैं, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगी शैक्षणिक सुधार में। आर्य समाज ने शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म का शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जो झूठे धार्मिक आडंबर हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको हिंदू समाज में आ गई थी, उनको उखाड़ फेंकने का निश्चय किया था। नेक्स्ट आते हैं, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो ये मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित है। देवबंद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही के द्वारा 1867 में कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं के साथ विदेश शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम एवं देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद में एक विद्यालय भी स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित है? तो इनका नाम हो जाएगा पंडित गुरुदत्त, आर्य समाज से हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में स्थापित किया गया आर्य समाज, इससे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी संबंधित हैं और कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता भी बने। 46 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका देहांत हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए या भारतवासियों के लिए है। तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है देवेंद्रनाथ टैगोर से। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। यही नहीं, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में। तत्वबोधिनी सभा के प्रमुख कार्य ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना एवं उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट आते हैं, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 का जो प्रख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था और इन्हें भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप कहा था।
नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रणेता रहे हैं केशव चंद्र सेन और वो आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रणेता का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद एवं थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार के संबंध में पर्याप्त शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता जुलता है? तो इन्होंने लोगों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान जागृत किया था, तो सही हो जाएगा ये। स्वामी विवेकानंद थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारकों में पर्याप्त समानता थी। दिए गए विकल्प में से विकल्प डी में, जिसमें लोगों में आत्मविश्वास आत्मसम्मान जागृत किया था, यह विचार विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी दोनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता के विरोधी पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इनका नाम है ज्योतिबा फूले। अस्पृश्यता के विरोधी पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता ज्योतिबा फूले हैं। ध्यान तलब है कि निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी। फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके माध्यम से निम्न जातियों को जागरूक किया गया था। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। अनंतर में इसके एक शिष्य ने इस वाक्य को इस तरह सुधारा कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। विधवा पुनर्विवाह की प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया है? तो उनका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विद्वान नहीं अपितु बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1855 में 994 लोगों का हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र ब्रिटेन गवर्नर जनरल के पास भेजा था, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि सरकार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाए, जिसमें इस प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इसमें विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? तो यह सिर्फ हिंदू राज्यों पर। डलहौजी के विलय की नीति ने सभी देसी राजाओं को विलुप्त कर लिया था। हिंदू राजाओं से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया था। उत्तराधिकार का अधिकार उनको नहीं रहा जिनकी धमनियों में वंश के प्रवर्तक का रक्त नहीं बह रहा था। आश्रित राज्य एवं रक्षित सहायकों का भेद बहुत सूक्ष्म था, केवल बाल की खाल उतारने की बात थी। विवादास्पद मामलों में कंपनी का निर्णय बाध्य होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्णय अंतिम होता था। बंगाल में प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव युवकों पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? तो इनका नाम है विवियन डोरेजियो का। यंग बंगाल आंदोलन के जनक हेनरी विवियन डोरोजियो का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल की प्रथम पीढ़ी की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर पड़ा था। किसने कहा था कि हिंदू एवं मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। नेक्स्ट आते हैं किसने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया है? तो इनका नाम हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट आते हैं किसका असली नाम मूल शंकर था? तो इनका नाम हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती की बचपन का नाम मूल शंकर था, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन में अधिक विश्वास रखते थे, अधिक प्रभावित थे? तो ये हो जाएंगे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता अग्रदूत भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1843 में इंडिया एक्ट 5 द्वारा किसे अवैध घोषित किया गया था? तो दास प्रथा या गुलामी प्रथा को। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में इंडिया एक्ट के नियम 5 के द्वारा गुलामी या दासता प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया है? तो इनका नाम हो जाएगा बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर में। अंग्रेजी धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर कलकत्ता में अपने केंद्र की स्थापना की और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। श्री रामपुर तिकड़ी विलियम केर, मार्शमैन और विलियम वार्ड द्वारा 1818 में स्थापित कॉलेज वर्तमान में श्री रामपुर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? तो उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म विचारधारा महाराष्ट्र में भी फैली। यहाँ पर 1849 में एक परमहंस सभा प्रारंभ किया गया। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुखों ने महादेव गोविंद रानडे, एन.जी. चंदावरकर आदि शामिल थे। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दी थी, जिन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इस आशय से भेजा गया था कि वे सम्राट के सामने मुगल बादशाह को दी जाने वाली अपर्याप्त पेंशन के विषय में बादशाह का पक्ष रख सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की थी। 1899 में अपने प्राचीन मठ को बेल्लोर में स्थापित किया। 1899 में भी अमेरिका गए और इन्होंने संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया और विभिन्न स्थानों पर वेदांत सभा की स्थापना की। 1902 में भी भारत आ गए थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आदि ब्रह्म समाज का संबंध है देवेंद्रनाथ टैगोर से। भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं केशव चंद्र सेन। थियोसोफिकल सोसाइटी का संबंध है कर्नल आलकाट से और सत्यशोधक समाज का संबंध है ज्योतिबा फूले से। आदि ब्रह्म समाज से संबंधित हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं केशव चंद्र सेन। थियोसोफिकल सोसाइटी का संबंध है कर्नल आलकाट से और सत्यशोधक समाज का संबंध है ज्योतिबा फूले से। बहावी संप्रदाय का उदय हुआ था अरब में। बहावी आंदोलन किससे संबंधित है? अरब से संबंधित है। अरब में उत्पन्न बहावी संप्रदाय इस्लाम की एक कट्टर शाखा थी। मौलवी अब्दुल वहाब द्वारा चलाया गया यह आंदोलन कुरान को मानता था और कुरान एवं हदीस की विरोधात्मक व्याख्याओं की परिस्थितियों में अंतर चेतना से निर्णय पर जोर दिया गया है। साथ ही इस्लाम के चारों न्यायशास्त्र में सामंजस्य बनाने पर भी बल दिया गया है। भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को लोकप्रिय बनाते हुए राजनीतिक रूप दिया था। नेक्स्ट आते हैं भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। भारत में प्रथम एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के कलकत्ता में 1784 में की गई थी। सर विलियम जोन्स ने इस संस्था को स्थापित किया था। बाद में इस संस्था में विभिन्न ग्रंथों का
अनुवाद किया गया। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई थी? तो ये हो जाएगा डीके कर्वे के प्रयासों से। डीके कर्वे के प्रयासों से 1906 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इन्होंने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की पहचान की थी या स्थापना की थी। विधवा आश्रम 1896 में। प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म विचारधारा महाराष्ट्र में फैली और 1849 में परमहंस सभा प्रारंभ किया गया। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में एक प्रार्थना समाज स्थापित किया गया, जिसके संस्थापकों में मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग थे। इनमें समाज सुधार के 4 उद्देश्य थे, जो कि थी जाति पाति का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु को बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा। बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा है? तो इनका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहकर संबोधित किया है। बहावी आंदोलन मुस्लिम धर्म में शुद्धता का प्रयास करते हुए अंतोगत्वा इस आंदोलन में धर्मनिष्ठा की ओर बढ़ गया और अंग्रेजों ने दबाया। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज मुसलमानों को शंका की दृष्टि से देखने लगे। इनका मानना था कि 1857 के विद्रोह में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। डोरोजियंस कौन थे? तो ये अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे। डोरोजियंस। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डोरोजियो के द्वारा की गई थी। 1809 में जन्मे डोरोजियो 1826 से 1831 तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है। एंग्लो इंडियन डोरोजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अत्यधिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए डोरोजियो ने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संस्थान की स्थापना की थी। जनरल नॉलेज। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को अवैध घोषित किया था? तो 1855 के एक्ट के द्वारा। 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज खड़ी की। सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाने की मांग की। सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया गया और 7 दिसंबर 1856 को भारत में पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न किया गया था। सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? इनका नाम है डीके कर्वे। विधवा आश्रम को स्थापित किया है पुणे में 1896 में। महाराष्ट्र के समाज सुधारक डीके कर्वे ने सन 1896 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। इन्होंने 1906 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिवली नुमानी 1914 तक जीवित रहे। देवबंद मदरसे के समर्थक थे, जिसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवादी के विरोधी थे, सही है। ये साम्राज्यवादी के विरोधी थे, सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्श के प्रशंसक थे, ये भी सही है। वे सैयद अहमद खान के अंग्रेजों की प्रति भक्ति को उचित मानते थे, नहीं मानते थे, कोई नहीं मानता था। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, तो ये भी सही हो जाएगा, सिर्फ तीसरा गलत है। देवबंद आंदोलन के समर्थकों में शिवली नुमानी सर सैयद अहमद खान के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित नहीं मानते थे। 1884-85 में लखनऊ में नवदल उल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना की थी। वे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को सम्मिलित करने के समर्थक थे। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान रहा है? तो ये पश्चिमी शिक्षा का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का योगदान सर्वाधिक रहा है। अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान विचार का प्रभाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता
स्थापित करने से भारतीय धर्म, समाज एवं विरासत पर हमले शुरू हुए, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। भारत के किस आंदोलन ने या किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ करने के अपनाया था? तो ये हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू अभिजात या मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति को अपनाया था। राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी थी। इस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन 1821 में किया गया था। राजा राममोहन राय समाज सुधारक के साथ साथ भारतीय पत्रिका के भी अग्रदूत हैं। राजा राममोहन राय ने फारसी में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। 1829 में शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान का नाम है अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता अब्दुल लतीफ खां को माना जाता है। इन्हीं के द्वारा कलकत्ता में 1863 में स्थापित लिटरेरी सोसाइटी मुसलमानों में सुधार का प्रथम प्रयास था। नेक्स्ट आता है ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस स्लीमैन को दिया जाता है। ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन, तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया है? तो उनका नाम हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय वाग्मय को उद्घाटित करना और भारत के अतीत को प्रकाश में लाना था। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से 1785 में विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता तथा हितो उपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1785 में। नेक्स्ट आते हैं कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो उनका नाम है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशिया के सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन के लिए 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बाद में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। विलियम जोन्स ने सन 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये बारानगर में की गई थी। बारानगर जगह का नाम है ना, बारानगर में इनके द्वारा स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 में की गई थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई थी, जिसके बाद 1899 में बारानगर से हस्तांतरित करके कलकत्ता के पास बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। मिशन का दूसरा मठ अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर था। अल्मोड़ा मायावती। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार था। नेक्स्ट आते हैं कौन सा कथन ब्रह्म विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? तो ब्रह्म विवाह से कौन संबंधित नहीं है? इसमें बाल विवाहों को गैर कानूनी बना दिया गया था, सही है। इसमें अंतर जातीय विवाहों को मंजूरी दी गई थी, ये भी सही है। इन्होंने विधवा विवाह को मंजूरी दी थी, ये भी सही है। लेकिन बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई थी, तो ये गलत हो जाएगा। जब सती प्रथा, शिशु हत्या को बंद कराने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उसके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। ब्रह्म समाजियों ने विधवा विवाह के प्रश्न पर वाद विवाद किया। तत्पश्चात ब्रह्म समाजियों ने इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया।
ईसा चंद्र विद्यासागर ने पुरानी संस्कृति एवं वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया था कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। जो वेद हैं वो विधवा विवाह की अनुमति देते हैं। इन्होंने लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा और अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। उस विवाह से उत्पन्न बालक को वैध एवं बाद में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल विवाह को मंजूरी दे दी गई और बहु विवाह पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट आते हैं पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो इनका नाम है एमजी रनाडे। पश्चिमी भारत के समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे के प्रयासों से सामाजिक सुधार विडो रीमैरिज एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर इन्होंने यह कार्य किया, परंतु इन्होंने अपने आप को किसी नवीन धर्म या हिंदू धर्म के बाहर अर्थात साथ साथ किसी नवीन मत के अनुयायी के रूप में नहीं माना, अपितु केवल एक धर्म के अंदर ही एक आंदोलन के रूप में इसे स्वीकार किया। इनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उनकी मनुष्य की सेवा से है। वे हिंदू रूढ़िवादियों को टक्कर देना नहीं चाहते थे, अपितु शिक्षा एवं समझाने बुझाने पर बल देना चाहते थे। समाज सुधार में इनके मुख्य 4 उद्देश्य थे। पहला, जाति पाति का विरोध था। पुरुष स्त्रियों की विवाह की आयु को बढ़ाना था। विधवा पुनर्विवाह था। स्त्री शिक्षा थी। इनके महादेव गोविंद रनाडे प्रमुख नेता थे, इसलिए इन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र का शुक्रात भी इनको कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरी भारत की हिंदू लूथर कौन है? तो 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर माने जाते हैं दयानंद सरस्वती। हिंदू मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1863 में इन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जो झूठे धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियां हैं कालांतर में हिंदू समाज में आ गई हैं, उन्हें इन्होंने जड़ से उखाड़कर फेंकने का प्रण लिया। 1877 में आर्य समाज की स्थापना लाहौर में हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। इनकी इच्छा थी कि आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। इन्होंने समकालीन हिंदू समाज एवं समाज में अनेक त्रुटियां देखने को मिली। इन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अर्थक प्रयास किए हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है, वो बताइए। इन्होंने अपने में बुद्ध कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया है, सही है। छुआछूत को इन्होंने हिंदू धर्म का एक कलंक के रूप में लिया है, ये भी सही है। इन्होंने दास्ता शीर्षक एक पुस्तक लिखी है, तो ये भी सही है। इन्होंने पुणे में सामाजिक सभा की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। पुणे में सामाजिक जो सभा है इसकी स्थापना 1870 में एमजी रनाडे ने की थी। ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया है। ज्योतिबा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हित की अनदेखी करने के लिए इनकी आलोचना की है। इनका कथन था कि कांग्रेस उस समय तक वास्तविक रूप से राष्ट्रीय कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह निम्न तथा पिछड़ी हुई जातियों के हित को ध्यान में नहीं देता। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज बनाई, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना था। उन्होंने सभी वर्णों के अनाथों, स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं स्थापित की, अनाथ आश्रय खोले। इन्होंने 1876 में पुणे नगर पालिका का सदस्य चुना गया। ज्योतिबा फूले के प्रकाशन में धर्म तृतीय रत्न अर्थात पुराणों का भांडाफोड़
धर्म तृतीय रत्न, पुराणों का भांडाफोड़, इशारा एक चेतावनी, शिवाजी की जीवनी इत्यादि अन्य पुस्तकें हैं। 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे। नेक्स्ट आते हैं 1829 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसमें लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 1929 के शारदा एक्ट के द्वारा। 1929 में शारदा एक्ट बना, जिसे सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्या तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह वर्जित था और बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो अडयार में है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और एम.एस. आलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। 1892 में मद्रास के निकट ही अडयार नामक स्थान पर इसकी शाखा स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला, भातृ भाव की भावना से सभी मनुष्य के संगठन की स्थापना करना, प्राचीन धर्म दर्शन विज्ञान के अध्ययन में सहयोग देना जो संसार में कहीं भी पाया जा सकता था, प्रकृति के नियमों की खोज एवं मनुष्य के देवी शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट आते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। कौन सा कथन सत्य है, बताइए। यह सन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। सही है। ब्रह्म समाज से अलग होकर इन्होंने नए संगठन की स्थापना की थी। ये भी सही है। व्यापक भ्रमण करने वाले ये प्रथम समाज सुधारक थे। ये भी सही है। इनकी मृत्यु 1905 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। केशव चंद्र सेन के बारे में तीनों सही हो जाएंगे। इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। सत्य शोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। पहली बार महाराष्ट्र में 1870 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। इन्होंने गुलामगिरी 1872 में पुस्तक लिखी और सत्य शोधक मंडल की स्थापना की थी। ये संगठन था। निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था? इनका नाम है आर्य समाज। वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। भारतीयता एवं स्वदेशी का प्रचार किया था। इन्होंने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था। आर्य समाज का सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद का विरोध किया है। कर्म एवं पुनर्जन्म अर्थात जीवन के आवागमन के सिद्धांत में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो कि निराकार है, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदू संस्कृत भाषा के प्रसार का समर्थन करना आदि धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया है। इसी आधार पर इन्होंने मंत्र पाठ, हवन, यज्ञ, कर्म आदि पर बल दिया है। आर्य समाज ने अनेक ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में योगदान दिया था जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक थे। इससे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिली है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव के विरोध में जाति भेद नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इन्होंने प्रभाकर नाम से एक साप्ताहिक पत्र में सामायिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे। इन लेखों के नाम सतपते पड़ा है। किसने लिखा था? गोपाल हरि देशमुख ने लिखा था। नेक्स्ट आते हैं तुफूतुल मुहव्वदीन नामक जो फारसी पैम्पलेट है, किसने प्रकाशित किया था? तुफूतुल मुवहद्दीन, इसको राजा राम मोहन राय ने लिखा था। राजा राम मोहन राय ने तुहफतुल
मोहम्मदीन नामक फारसी पैम्फलेट का प्रकाशन 1806 में प्रकाशित किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा बहुदेववाद का खंडन किया है। इसके अतिरिक्त द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस संवाद कौमुदी मिलातुल अखबार का प्रकाशन भी किया है। यद्यपि राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, परंतु इन्हें धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हो तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर अग्रसर हो रहे थे, उस समय राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए और एक और इन्होंने पारसी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म रक्षा की, दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठे एवं अंधविश्वासों को दूर करने का भी प्रयत्न किया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो इनका नाम है हेनरी विवियन डोरोजियो। 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्ष एवं चौथे दशक के दौरान बंगाल में यंग आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डोरोजियो ने किया था। यह फ्रांस की एक महान क्रांति से प्रभावित थे। इन्होंने विद्यार्थियों को विवेक पूर्ण स्वतंत्र ढंग से सोचने निर्णय लेने के लिए कहा था। इन्होंने उनको स्वतंत्र समानता एवं सत्य से प्रेम करने के लिए आह्वान किया। डोरोजियो और उनके अनुयायी बंगाल की तात्कालिक नवीनतम विचारधारा के प्रतीक थे। ये विचारों की दृष्टि से पूर्ण क्रांतिवादी एवं सच्चे देशभक्त थे। इन्होंने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही डोरोजियो को 1831 में अपनी नौकरी को खोना पड़ा। बहुत शीघ्र ही 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डोरोजियो की अगुवाई को बंगाल की सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता आदि कहकर सम्मानित किया। किसने किया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डोरोजियो को बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति के पिता के रूप में कहा है, सम्मानित किया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया है? तो 1929 में किया गया था, 17वां रेगुलेशन एक्ट। भारत के एक अमानवीय प्रथा प्रचलित थी जिसे सती प्रथा पुकारते थे, जिसमें एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी लाश के साथ जला दी जाती थी। प्रथा की उत्पत्ति के कारण कुछ भी रहा हो, परंतु यह कार्य अमानुष या बर्बरता थी। संभवतः कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से जलती रही हों, परंतु लेकिन ऐसी होती थीं जो सामाजिक असम्मान, रिश्तेदारों के भय एवं ईर्ष्या आदि के कारण जलने पर बाध्य हो जाती थीं। उस समय राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे उदार भारतीयों ने इसके विरोध में विचार प्रकट किए और इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की। बेंटिक ने इस विषय पर तथ्य एकत्रित किए और सभी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों से सलाह ली। जब वह संतुष्ट हो गए, तब इस बुराई के समाप्त करने से विरोध की आशंका न हो, तब उन्होंने 1829 में रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल में था, परंतु 1850 में इसे मद्रास, मुंबई प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राममोहन राय के विषय में कथन गलत है? बताइए। इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया है, सही है। इन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखा है, सही है। भारत की आजादी प्राप्ति के लिए इन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन दिया है, ये भी सही है। उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। राजा राममोहन राय का दाह संस्कार कलकत्ता में नहीं बल्कि 27 दिसंबर 1853 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ था। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया था तथा फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखे थे। भारत की आजादी प्राप्ति के लिए इन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके से समर्थन दिया था। राजनीतिक क्षेत्र में इनका विचार था कि अंग्रेजी साम्राज्य का एक वास्तविकता है और इसे समझते थे कि यह भारत के विकास में एक पुनर्जन्म देने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा। वास्तव में यह 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों के अग्रदूत थे। इनके अनुसार भारत की अंग्रेजी राज्य की
कई वर्षों तक आवश्यकता रहती होगी, ताकि जिन दिन वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो, देश की अत्यधिक हानि न हो। अर्थात इनके अनुसार अंग्रेजों की अधीन ही भारत नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और सभ्य संसार में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो 1856 में ये मिल गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री उद्धार के लिए सभी संभव प्रयत्न किए। इस दशा में उनका मूल कार्य विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। 1855 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज खड़ी की और सरकार ने इसके लिए कानून बनाने की मांग की। इनका प्रयत्न सफल हुआ और लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा एवं देखरेख में संपन्न हुआ। इन्होंने बाल विवाह बहु विवाह प्रथा का भी तीव्र विरोध किया। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने स्वयं के प्रयत्नों से 35 बालिका स्कूल की स्थापना की। बैथुन स्कूल के सचिव की दृष्टि से इन्होंने स्त्री की उच्च शिक्षा की प्रगति में भी सहयोग दिया। इस कारण से बंगाल के प्राथमिक एवं तात्कालिक समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय के पश्चात प्रमुख नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम बताइए। सबसे पहले देखो प्रार्थना समाज जो दी गई है इसकी स्थापना हुई है 1867 में। आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा और 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। और जो रामकृष्ण मिशन है ये विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ था और 1897 में इसको स्थापित किया गया था। तो सही क्रम क्या होगा? पहले 28 ब्रह्म समाज वाले आएंगे, फिर प्रार्थना समाज की स्थापना, उसके बाद आर्य समाज की स्थापना, फिर लास्ट में होती है राधा कृष्ण मिशन की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा मुंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे ने, आत्माराम पांडुरंग आदि के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में बारानगर कलकत्ता में। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को 2 से मिलाइए। अहमदिया आंदोलन का संबंध है मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी से। देवबंद आंदोलन संबंधित है मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा। नदवत उल उलेमा का संबंध है सिविली नुमानी से। और अहले हदीस आंदोलन का संबंध है वली उल्लाह से। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से संबंधित है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी से संबंधित है। नदवत उल उलेमा शिवली नुमानी से संबंधित है। और अहले हदीस आंदोलन यह वली उल्लाह से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं राजा राम मोहन राय किसके लेखक हैं? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा फुतुहात उल मुहावद्दीन लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में तोहफात उल मुहावद्दीन अर्थात एक ईश्वरवादियों को उपहार पत्र का प्रकाशन किया है। ब्रह्म समाज द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्रिकाएं समाचार पत्र निकाले, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, मिलातुल अखबार आदि। राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीन जीवन प्रदान किया है। धर्म की दृष्टि से ब्रह्म समाज ने अपने विचारों को उपनिषद एवं वेदों पर आधारित करके यह बताया है कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है और सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार सबसे पहले इन्होंने ही भारत को प्रदान किया था। इस कारण से अपने उस स्वरूप को प्राप्त करने और साधारण ब्रह्म समाज में वेदों को भी अंतिम ईश्वरीय वाक्य मानने से इनकार किया है।
नेक्स्ट आते हैं भ्रांति विलास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भ्रांति विलास पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। भ्रांति विलास 1863 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है। यह रचना शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स का बांग्ला भाषा में अनुवाद है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही संस्कृत पढ़ने के लिए एक नवीन पद्धति को जन्म दिया था। बांग्ला वर्ण भाषा लिखी जिसका प्रयोग आधुनिक समय में भी होता है और अपनी रचनाओं के द्वारा आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता की। 1855 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई थी और सरकार से इसके लिए एक कानून बनाने की मांग की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 सितंबर 1856 को इनकी प्रेरणा एवं देखरेख में संपन्न हुआ था। इन्होंने बाल विवाह बहु विवाह प्रथा का भी तीव्र से विरोध किया। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने स्वयं के प्रयत्नों से 25 बालिका स्कूलों की स्थापना की थी। बैतूल स्कूल के सचिव की दृष्टि से इन्होंने स्त्रियों की उच्च शिक्षा की प्रगति में भी सहयोग दिया। इस कारण से बंगाल के प्राथमिक एवं तात्कालिक समाज सुधारकों में राजा राम मोहन पश्चात प्रमुख नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है। नेक्स्ट आते हैं राजा राममोहन राय की संस्था। ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यह अनुयायी कौन थे तो उनका नाम है केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक मात्र उपन्यासी के रूप में 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया था। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसे वह आदि ब्रह्म समाज कहने लगे। इसमें सुधार के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य का बांटना, माध्य निषेध, दान देने पर अधिक बल दिया गया था। 1878 में उस समय में एक और फूट पड़ी। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाजियों के लिए न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1862 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह 13 वर्षीय पुत्री कूच बिहार के अल्पवयस्क राजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड से कर दिया था। कहा यह गया था कि सब ईश्वर की आज्ञा है। केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुख होकर एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बनाया। शीघ्र ही केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज इतिहास के अंधकार की अस्पष्टता में खो गया। नेक्स्ट आते हैं तोफात उल मुहव्वदीन। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नहीं बल्कि राजा राममोहन राय की है। इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख लिखा गया था। राजा राममोहन राय को फारसी भाषा की पुस्तक तोहफात उल मुहव्वदीन में मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार किया था तथा एक ईश्वरवाद के मत का समर्थन किया। जिस समय तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे उस समय राजा राममोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। एक ओर उन्होंने पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की और दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठे एवं अंधविश्वासियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और अपने पक्ष को वेदोक्तियों से शुद्ध करने का प्रयत्न किया। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनः व्याख्या की और अपनी मानव सेवा के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। इन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया और महात्मा यीशु के देवत्व को भी स्वीकार नहीं किया, परंतु यूरोपीय मानववाद को अवश्य स्वीकार किया है। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे तो ये भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इन्होंने मुसलमानों की दृष्टि को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। इनका प्रयास था कि मुसलमान लोग अंग्रेजी सरकार के तथ्य को स्वीकार करें और इसके अधीन सेवा करना प्रारंभ कर दें। यह अपने प्रयत्न में बहुत सफल रहे थे। इन्होंने दास प्रथा को
इस्लाम के विरुद्ध बताया था, परंतु इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका थी। इन्होंने परंपरागत टीकाओं की आलोचना की और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कुरान के अध्ययन पर बल दिया है और कहा कि ईश्वरीय ज्ञान की व्याख्या ईश्वरीय कार्य द्वारा जो सबसे सम्मुख होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, दयान प्रकाश पत्र संबंधित है, इसका संबंध है परमहंस मंडली से। दयान प्रकाश पत्र परमहंस मंडली समूह का पत्र है। बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रारंभ किया था, परंतु इसने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश के दोषों को उजागर किया था। बाद में कलकत्ता गजट 1785 में, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और 1788 में मद्रास कैंसर और 1789 में मुंबई हेरोल्ड का प्रकाशन हुआ। 1818 में मार्शमैन के द्वारा प्रारंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण पर्याप्त समय तक प्रकाशित होता रहा। 1821 में राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से एक साप्ताहिक पत्र संवाद कुमुदी प्रारंभ हुआ। स्वयं राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन प्रारंभ किया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में छापा गया प्रथम एवं प्रमुख समाचार पत्र हिंदी पैट्रियट था। बंगाली भाषा के समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, बंगभाषी और संजीवनी प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो राजा राममोहन राय के द्वारा। 1820 में राजा राममोहन राय ने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और 1821 में द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट आते हैं, 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम है चंदवरकर। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना वी.आर. सिंधे ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष चंदावरकर थे। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में की गई थी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में और वेद समाज की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। आर्य समाज मुंबई में स्थापित किया गया था। आर्य महिला समाज पुणे में स्थापित किया गया था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित की गई थी और वेद समाज की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1843 में इंडियन एक्ट 5 में किस बात को अवैध बनाया गया था? अवैधानिक बना दिया था, तो दास प्रथा को बनाया गया था। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 में इंडिया एक्ट के 5वें नियम के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर चयन कीजिए। सबसे पहले राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापना की गई है आत्मीय सभा की। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था तत्वबोधिनी सभा। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815-19 के बीच में की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में प्रचलित हुआ। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर एवं पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, जो राजा राममोहन राय के शिष्य थे, इन्होंने लगभग 10 वर्ष तक इसका संचालन किया। तत्पश्चात द्वारकानाथ टैगोर ने सबसे बड़े पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के रूप में इन्हें एक सच्चा नेता मिला। ब्रह्म समाज में आने से पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने जोरासंकी कलकत्ता में तत्वरंजनी सभा गठित की थी। तत्वरंजनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। यही आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा कहलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना
1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनड़े के द्वारा। जीईडी बैथुन गहरे गड़े से जुड़े हुए हैं, गहरे ढंग से जुड़े हुए हैं, कहा ढंग से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं? स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बैथुन किससे जुड़े थे? स्त्री शिक्षा से। जी ईडी बैथुन गहरे ढंग से स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए हैं। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में वास्तविक कार्य इन्होंने ही किया है। ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने 1849 में कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय स्थापित की थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग हैं, महादेव गोविंद रनाडे हैं और आरजी भंडारकर हैं, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। आरजी भंडारकर इनके प्रमुख नेता थे। उपासना, प्रार्थना और सामाजिक सुधार इस समाज के दो प्रमुख अंग थे। रनाडे ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें वैश्याओं द्वारा नृत्य, मद्यपान विरोधी एवं विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध में आंदोलन चलाए गए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और साथ ही ये ब्रह्म समाज के भी प्रमुख नेता थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया था। सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं थी। श्री घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष और श्री ए.वी. ठक्कर महासचिव बने थे। महादेव देसाई 25 वर्षों तक महात्मा गांधी के सचिव रहे हैं। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक सभी आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर गांधी जी के साथ गिरफ्तार करके इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था, जहां 15 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। महादेव देसाई। वी आर अम्बेडकर 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। ये आंतरिक सरकार में विधि मंत्री एवं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। नेक्स्ट आते हैं रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापक सूची में किसका नाम नहीं था? तो इसमें सिवली नुमानी का नाम नहीं था। दादा भाई नौरोजी फदूंजी और एस बंगाली का नाम इसमें था। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव पारसी समाज पर पड़ा। इनके प्रभाव स्वरूप ही 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजदयासन सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना, फारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनर्प्राप्त करना। इस आंदोलन के नेता थे नौरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली तथा आर के कामा। इस सभा के संदेश को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रफ्त गुफ्तार सत्यवादी चलाई गई थी। उपरोक्त कथनों में जो नुमानी मजदयासन सभा है, इसके संस्थापक नहीं थे। कौन? शिवली नहीं थी, शिवली नुमानी। नेक्स्ट आते हैं ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार प्राप्त होने के समक्ष या बनने वाला जो अधिकार था वो था एक्ट 21 1850। 18वीं शताब्दी के अंत तक पाश्चात्य संस्कृति का भारत में तेजी से प्रसार होने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 1813 का चार्टर पारित किया गया। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। इसी की अगली कड़ी 1850 की धारा 21 थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनके पैतृक संपत्ति से अधिकारों से वंचित या उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरी चोट थी। 1857 के महाविद्रोह का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ था।
गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रख्यात शिक्षाविद, मानवतावादी, समाज सुधारक एवं महान देश प्रेमी थे। वे कांग्रेस के उदारवादी राजनीति से संबंधित थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अकाल, महामारी तथा इसी प्रकार के किसी विपत्ति के समय लोगों की सहायता करना तथा उनके जान मान की रक्षा करना। गोखले ने 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की एवं स्वदेशी प्रस्ताव का समर्थन किया। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था। नेक्स्ट आते हैं रहनुमाई मजदयासन सभा किससे जुड़ा था? तो ये पारसी समाज से जुड़ा हुआ था। 1851 में कुछ अंग्रेज शिक्षा की प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजासन सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म के पुनर्प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इनके नेता थे नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी तथा आर के कामा, एस एम बंगाली। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात मुख्यतः किसने किया था? तो ये रमाबाई रानडे के द्वारा किया गया है। रमाबाई रानडे महाराष्ट्र की महान महिला, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारिका रही हैं। इन्होंने भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1909 में इन्होंने विधवाओं एवं अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए भी पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। बेसहारा महिलाओं को आश्रम देने के लिए मुक्ति सदन एवं पतित महिलाओं के लिए एक उद्धार गृह कृपा सदन की स्थापना की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो ये हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 1805 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने के पश्चात आप सामाजिक जीवन में कूद पड़े और समाज सुधार में लगे रहे। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया था। 1829 में अवैध घोषित किए जाने तक जारी रखा। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत कॉलेज, 1821 में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? तो उनका नाम है दुर्गादास। दुर्गादास मारवाड़ का एक विख्यात राठौर सरदार था, ना कि 19वीं सदी के पत्रकार, जबकि शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्त हिक्की और कस्तूरी रंगन अय्यर 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे। भारत में प्रारंभिक पार्श्वविद विलियम जोन्स कौन थे? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। विलियम जोन्स का जन्म 1746 में इंग्लैंड में हुआ था। 1770 में इन्होंने नादिर शाह की जीवनी, जो कि फारसी में लिखी थी, इसका आंग्ला में अनुवाद किया। 1774 में इन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। जोन्स 1783 में भारत के संघ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत आए। इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा आजीवन 1794 तक इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट आते हैं 19वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए थे। निम्न संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताइए कि इनका क्या सही कालानुक्रम होगा। तो पहले आते हैं हमारे जो ऑल इंडिया विमेंस कांग्रेस है, इसकी स्थापना की गई थी 1927 में शायद, है ना, मार्गरेट के द्वारा की गई थी। मद्रास विमेंस एसोसिएशन की स्थापना 1917 में की गई थी। महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1928 में की गई थी और जो नेशनल काउंसिल ऑफ विमेंस है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सही क्या होगा? 1990 नहीं, जो बाद में बना होगा। पहले आता है
ये मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917, फिर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1927, महिला राष्ट्रीय संघ 1928 और नेशनल काउंसिल फॉर विमेंस 1990 में स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कंजन्स के द्वारा 1927 में स्थापना की गई थी। मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट मार्गरेट के चचेरे भाई जीना राजा दास द्वारा मद्रास के अडयार में मद्रास महिला इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं महिला राष्ट्रीय संघ। महिला राष्ट्रीय संघ भारत में राजनीतिक सक्रियता में महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था पहला संघ है, जिसका गठन बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में 1928 में लतिका घोष द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिम्मेदारी पर किया गया था। नेशनल काउंसिल फॉर विमेंस भारतीय संसद के द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय था। जनवरी 1992 सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां थियोडोर बैंक के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो गए थे और कांग्रेस से असहयोग करते हुए इन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध में प्रतिक्रियावादी संगठन की स्थापना की। इनके प्रभाव के अंतर्गत ही सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन ने भी कांग्रेस से असहयोग किया था। 1887 में इन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल करने से रोकना था। नेक्स्ट आता है कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। 1863 में इन्होंने मोहम्मडन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। इसी के साथ सर अमीर अली द्वारा 1878 में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इन संगठन का उद्देश्य मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करना था। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिन्होंने अंग्रेजी कविता लिखी है, तो उनका नाम है काशी प्रसाद घोष। सर्वप्रथम काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची थी। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहले भारतीय कविता लिखी। उनकी बोटमैन्स सॉन्ग टू गंगा नामक प्रसिद्ध कविता 1835 में प्रकाशित की गई थी। बोटमैन सॉन्ग टू गंगा, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी कविता लिखी थी, काशी प्रसाद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था, तो इसका नाम हो जाएगा कुलीन कुल सर्वस्व। विधवा विवाह के समान बहु विवाह के संबंध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कुलीनों के ऐतिहासिक विकास का विवरण देते हुए इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि कुलीनों में बहु विवाह की प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। बंगाल में कुलीन विवाह की प्रथा से पुत्री के परिवार का शोषण किया जाता था और अबोध बालिकाओं को बहुधा अपने पति को देखने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। समाज की इस मान्यता को खंडित करने के लिए बंगाली नाटककार ने महती भूमिका निभाई ही। जन जागरूकता के लिए कुलीन कुल सर्वस्व नामक नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध में लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, तो ये कहा था भूदेव मुखर्जी के द्वारा। भूदेव मुखर्जी ने कहा था। भूदेव मुखर्जी ने न्यायालय में फारसी के स्थान पर
हिंदी चलाने का सुझाव दिया। इन्होंने सामाजिक निबंध में लिखा था, भारतवर्ष में अधिकांश लोग हिंदी कथोपकथन करने में समर्थ हैं, इसलिए शुद्ध भारतवासियों की सभा में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए। इन्होंने सन 1919 में कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। क्या नाम इनका? भूदेव मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। सन 1856 में इंडिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसमें कई सुधार लाए गए थे, अर्थात पूर्व की अपेक्षा वर्तमान विवाह सरल एवं सुखदायी था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना की है ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से इन्होंने दलितों एवं निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य किए। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872, सामाजिक सत्य धर्म पुस्तक जैसी पुस्तकों, सत्य शोधक समाज जैसे संगठन द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दीनबंधु सार्वजनिक सभा उनकी एक अन्य सामाजिक संस्थान थी। नेक्स्ट आते हैं तोहफात उल मुहव्वदीन, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। यह मूर्ति पूजा के विरोध का पहला लेख थी। बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। इसी कारण से राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का नेता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ तोहफात उल मुहव्वदीन 1809 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया है। इन ग्रंथों के बारे में ताराचंद्र लिखते हैं कि सत्य जिज्ञासा के अभियान में इन्होंने तोहफात उल मुहव्वदीन की रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 में बंगाल के वेदांतिक विद्वान एवं हिंदू धर्म प्रचारक थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने कर्मयोग, योगी राजयोग, भक्ति योग एवं पाश्य एवं पश्चित्य के लेखन एवं समाज सेवा एवं आत्म बलिदान के आदर्शों पर बल दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा था। निम्नलिखित में से किसने वैदिक ग्रंथों का बांग्ला या बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया है? तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इस दावे के समर्थन में इन्होंने वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में बंगाल के कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, समाज सेवा के कार्यों में लगे रहे और महान हिंदू प्रचारक थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से विश्व को विजित करना होगा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म होना माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण की वजह से भारत के कोने कोने में विभिन्न पत्रिकाओं की शुरुआत की गई थी, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पहुंचाने के लिए समाचार पत्रिकाओं को
माध्यम के रूप में चुनते थे। निम्नलिखित स्थानों में से किस में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई थी? तो अडयार में की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में स्थापित था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम H.P. ब्लावात्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी, जो कि एक रूसी महिला थी। 1879 में इसका प्रधान मुख्यालय कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई स्थानांतरित हो गया और 1882 में पुनः इसे अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अडयार में स्थापित किया। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया है? तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। इस नियम के पारित करवाने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एक ही भाषा परिवार से हैं। ये सबसे पहले कहा गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। इन्होंने अपने सुझाव के सत्यापन के लिए प्राचीन फारसी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन एवं जर्मन सभी भाषाओं के शब्दों में स्पष्ट निकटता को आधार बनाया। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्राचीन फारसी पितर, संस्कृत में पितर बना, फिर ग्रीक में पैटर बना, लैटिन में पिटर बना, जर्मन में बटर बना और अंग्रेजी में फादर बन गया। जैसे मातर, संस्कृत में मातर ही है, ग्रीक में मीटर बना, लैटिन में माटेर बना, जर्मन में मट्टर बना और अंग्रेजी में मदर बना। नाम, संस्कृत में नाम बोलते हैं, ग्रीक में ओनामा बोलते हैं, लैटिन में नोमीन बोलते हैं और जर्मन में नाहमी और इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलते हैं नेम। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध या गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। 1843 में इंडिया एक्ट 5 के द्वारा दास्ता प्रथा को अवैध या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड एलनबरो था, जो कि 1842 से 1844 तक रहा। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, 1860 में प्रारंभ किया गया कूका आंदोलन किससे संबंधित है? तो राम सिंह कूका से संबंधित है। कूका आंदोलन की शुरुआत 1860 में राम सिंह द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 26 जुलाई 1856 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु कानूनी मान्यता मिली। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा नहीं, मतलब इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।